ये पॉडकास्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो फ्रेश एजेंट्स, कंसल्टेंट्स इस फील्ड में आए हैं, इतने एक्सपर्ट ने अपना इतना कीमती टाइम दिया है, तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और एजेंट्स भी जो पहले सिर्फ इंग्लिश कंट्रीज कर रहे थे और उन्होंने स्टूडेंट्स के कहने पे यूरोप शुरू किया है, उन सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल। आपके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट जो जो क्वेश्चंस करता है, उन सब के आंसर्स आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। तो आपने कोई चीज मिस नहीं करनी, फॉरवर्ड नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना, पूरा सुनने। आप स्टूडेंट और एजेंट्स दोनों ही ट्रेंड हो जाएंगे इसमें, आई होप एंड आई नो। सो मैं पहला क्वेश्चन करूंगी सदीक से। सदीक, आज किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे हम बात करते हैं जो बहुत डिमांड में है, तो हम सबको ही पता है, लेकिन आप बताएं। आज हम फिनलैंड पे बात करेंगे क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशन राउंड भी ओपन है और फिनलैंड एक यूनिक कंट्री है इस लिहाज से कि यहाँ पे सेवरल एप्लीकेशन राउंड्स हैं। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना है कि आप किस जगह पे फिट बैठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर फिनलैंड का एडमिशन सक्सेस रेशियो काफी लो है, जिसकी मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स जब अपने कोर्स चूज कर रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि मिनिमम ट्यूशन फी में हम कहाँ पे जा सकते हैं। True. There are two type of universities in Finland. Okay. Number one, regular universities आ जाएंगी जिनको हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वहां पे फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अब अप्लाइड साइंसेज की फीस कम होती है एज कम्पेयर टू रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज। लाइक मास्टर प्रोग्राम की फीस 15 to 18,000 यूरोज है जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा। और जो आपकी आ जाती है अप्लाइड साइंसेज की, वहां पे फीस 8,500 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक जाती है, लेकिन वहां पे फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक पर्पस जो फिनलैंड का था अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने का, वो उनकी इंडस्ट्री को वर्कफोर्स प्रोवाइड करना था। तो वहां पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स खुद से भी अप्लाई करते हैं, फिर वो भागे भागे जाते हैं एजेंट्स के पास जी कि हमारा एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो गया। हाँ। ठीक है। और अप्लाइड साइंसेज का जो एडमिशन का प्रोसेस है टोटली डिफरेंट है। उसके अंदर प्री टास्क है, उसके अंदर इंटरव्यू भी है, उसके अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। तो लिटिल बिट ट्रिकी है उसका एडमिशन। ठीक है ना। अब प्रोग्रेशन वाला जो है उसके लिए 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सीजीपी की रिक्वायरमेंट 2.5 है। अगर आप एलिजिबिलिटी, यस, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोग्रेशन, क्योंकि स्टूडेंट पीजीडी करेगा, पीजीडी के बाद 6 मंथ्स का प्रोग्रेशन है जिसमें वो एमएससी की डिग्री लेगा। अच्छा, ठीक है। अब एमएससी के बाद या तो आपको मास्टर्स के बाद जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलता है या बैचलर्स के बाद मिलता है। जो टेलर मेड प्रोग्राम्स हैं इनके बाद पीएसडब्ल्यू नहीं है। तो बहुत सारे, यानी कि हमने सोशल मीडिया पे आपने भी ऐड देखे होंगे जी, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन विदाउट आइल्स पीजीडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल में वो पैसे जाया करने वाली बात है, उन स्टूडेंट्स का कोई फ्यूचर नहीं है, वो इलीगल हो जाएंगे अगर वो ओवरस्टे करेंगे। यस, या तो वो ओवरस्टे करेंगे या अगर वो नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उनको वंस अगेन दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। तो उस पीजीडी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सिर्फ फीस पे करनी पड़ेगी या उन्हें वो पूरा क्राइटेरिया भी मेंटेन करना पड़ेगा? What are the requirements of that particular program? पूरा क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। तो सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन राउंड्स इन फिनलैंड। यूजी प्रोग्राम्स के लिए आ जाएगा, पीजी प्रोग्राम्स के लिए आ जाएगा और टेलर मेड प्रोग्राम्स के लिए आ जाएगा। इनकी डिफरेंट डेडलाइंस हैं। अच्छा, डिफरेंट डेडलाइंस तो बता दें। यस, डेडलाइंस एक तो अभी जॉइंट एप्लीकेशन राउंड चल रहा है, उसकी जो डेडलाइन है वो 21 जैन है। फिनलैंड की अभी चल रहा है। उसके अलावा यानी कि यहाँ पे जैसे स्वीडन पाकिस्तान में आजकल बहुत पॉपुलर है। चूंकि ये प्रोग्राम आने पड़ा होगा तो लोगों को डेट नहीं पता, अगर आप डेट भी बता दें डेडलाइंस की। डेडलाइंस देखिए, यानी कि मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एप्लीकेशन राउंड्स एज वेल। यानी कि एक आ जाएगा आपका रोलिंग इनटेक। रोलिंग इनटेक की कोई डेडलाइन नहीं होती है। ठीक है। रोलिंग इनटेक में आप एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन का तरीकाकार वही है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, वो studyinfo.fi की वेबसाइट पे जाएगा। रोलिंग इनटेक के जो एप्लीकेशंस ओपन होंगी उसके सामने आ जाएंगी। रोलिंग इनटेक में आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी लिमिट सेट की हुई है, अपनी डेडलाइन है। वो 15 अप्रैल तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन है कि आप रोलिंग इनटेक में वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइंट एप्लीकेशन की जो है वो 21 जैन जो है वो डेडलाइन है, उसमें आप 1 गो में 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आज से पहले जो है वो पिछले साल की हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस नहीं थी। अभी एप्लीकेशन फीस 100 यूरोज है, लेकिन उस 100 यूरोज को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रोलिंग इनटेक में भी आप अप्लाई करते हैं तो वही 100 यूरोज आपके लगेंगे। और वही आप जॉइंट एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं।
तो यानी कि आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो एक पोर्टल की एप्लीकेशन फी है, उसमें से आप सेवरल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल 11 यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, 23 यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, तो आप सब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। रोलिंग इनटेक में जो ओपन है, जो जॉइंट में है, तो मैक्सिमम आप 100 यूरोज में एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लालच में आ जाते हैं कि जी हमें शायद किसी यूनिवर्सिटी से बड़ा स्कॉलरशिप मिल जाए, तो डेडलाइंस तो ऐसी उसकी चलती हैं, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डेडलाइन है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है Yes. कि अब आपने लिंक भी बता दिया कहाँ पे है, आपने डेट्स भी बता दी, आपने रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, लेकिन एडमिशन डिनाइड बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाउ टू अवॉइड दिस डिनाई कि बच्चों ने एक पूरा सोचा होता है, साल में सेशन भी ये किया है, इसी को कैच करना है, ये 1-2 महीना है, प्लानिंग कब से शुरू करें वो यूरोप जाने के लिए, और अपने जहन में क्या रखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे हाई कर लें वो अपनी प्रोफाइल को। एकेडमिक प्रोफाइल अभी हम बात कर रहे हैं। जी एकेडमिक प्रोफाइल की बात करूंगा कि जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज है ना, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि दे नीड मिनिमम 2.5 सीजीपीए, और अगर आइल्स की बात करें तो दे नीड 6.5। तो एक क्वेश्चन ना बहुत स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा देखा, खुद से अप्लाई करने का भी तो शौक होता है ना कि हमने नहीं कंसल्टेंट को पैसे देने, जाहिर है सर्विसेज हैं और कंसल्टेंट्स का राइट है कि वो चार्ज करें, उनकी भी यूटिलिटीज हैं। तो बच्चा कहता है जी मैंने वेबसाइट पे देख लिया, एलिजिबिलिटी सारी ठीक है, मेरा सीजीपीए बहुत अच्छा है, मेरा आइल्स 6.5 है, मैंने सीवी अच्छी बनाई, मैंने कवर लेटर अच्छा बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो मेरा तो बस हो गया एडमिशन। इवन देन साल में एक सेशन है, एडमिशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना हमारी डिस्कशन का यही है, क्योंकि जब स्टूडेंट विजिट करता है या खुद से अप्लाई करता है ना, तो वो ये समझ रहा होता है कि जो एडमिशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसको मैंने फुलफिल कर लिया तो मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की क्या, हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो स्टूडेंट्स के ज़हन में एक ही बात आती है जब भी वो किसी कंट्री को प्लान करते हैं ना, तो हमने उसके कैपिटल सिटी में जाना है। यस ठीक है। अब जहां पे गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है। अब एक स्टूडेंट आपके पास आया, आफ्टर 3 मंथ्स उसने सारा कुछ अपना कंप्लीट किया, अपना एसओपी बहुत अच्छा दे दिया, अपने यानी कि उसके क्रेडेंशियल्स भी ओके हैं, बैकएंड पे आप ये देखेंगे पाकिस्तान से वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम लोग यहाँ से लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहां की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं, वो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग पे स्टूडेंट आपकी बात से एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा जी मैंने तो हेलसिंकी में जाना है, मैंने तांपरे में जाना है, मैंने टर्कू में जाना है। ठीक है। अब इन तीनों सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं आप उनकी रैंकिंग चेक करें और उनके पास जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनको भी आप देखें। वो तो स्टूडेंट चेक ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद से अप्लाई कर रहा है, उसने इंफॉर्मेशन गैदर की है फेसबुक से, ग्रुप्स ज्वाइन करके, व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि जी अगर आप हेलसिंकी में आएंगे ना तो आप आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। छोटे सिटीज में जाएंगे तो आपके लिए लाइफ वहां पे टफ है, इट्स ट्रू। लेकिन यूनिवर्सिटी को आप रैंकिंग को जब आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है ना, उसका सीजीपीए 3 है, आइल्स उसका 7 है, उसका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि उनके पास जो सीट्स अवेलेबल है वो 18 या 20 है। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जब वो खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो मिक्स एंड मैच करें, उसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज को भी रखें, छोटी यूनिवर्सिटीज को भी रखें, क्योंकि एप्लीकेशन लास्ट ईयर का अगर आप एडमिशन सक्सेस रेशियो देखें तो 19% था, 58,800 एप्लीकेशंस अप्लाई हुई और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 8,000 है। अब उसके अंदर यूरोप भी आता है, उसके अंदर एशिया भी है, उसके अंदर बाकी कंट्रीज भी आते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाई करता है यस। और सेकंड फिर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में तो वो अपने क्रेडिट्स को ईसीटीएस में कन्वर्ट ही नहीं करते, उनको तो हमारी डिग्री की समझ नहीं ना लगती। अब आपको सऊदी अरेबिया से एक केस आ जाए, बच्चे ने वहां से पढ़ा हुआ, तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे भी इसका सीजीपीए क्या है, इसने क्रेडिट्स कितने पढ़े हुए हैं। तो हर कोर्स की एक स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट होती है जिसको स्टूडेंट नजरअंदाज कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे यानी कि एक ट्रेंड सेट हुआ था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आपने किसी भी बैकग्राउंड में डिग्री की हुई है, आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी फील्ड का कोर्स ही चूज करना है ना। अच्छा, यस, दिस इज द रीजन। अब एक स्टूडेंट आपके पास आया जी मैंने तो बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया था, मैंने आगे से एमबीए करना है, यूनिवर्सिटी ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके मार दी। ठीक है, चाहे कोई लोअर यूनिवर्सिटी हमने ले ली, प्राइवेट सेक्टर ले लिया, इवन देन प्राइवेट सेक्टर नहीं है फिनलैंड में, सिर्फ ओनली हमने पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर में वही आएंगे पीजीडीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है।
तो वो हम आप नहीं रिकमेंड कर रहे, Yeah. मतलब हमारा एक्सपर्ट ही नहीं रिकमेंड कर रहा पीजीडी, तो वो जो आजकल सोशल मीडिया पे कहीं भी आप एक इतनी बड़ी एग्रेसिव किस्म की प्रमोशन देखते हैं ना कि फिनलैंड विदाउट आइट्स, तो वो आपका फ्यूचर नहीं है। वो इट कैन बी एन एंट्री इन द कंट्री, लेकिन सिर्फ अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो मे बी, लेकिन अगर आप वहां पे लीगल रहना चाहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपको पीआर मिले, तो उसका वो रूट नहीं है, और हमारे एक्सपर्ट सिद्दीक मिन्हास का भी वो रिकमेंडेड प्रोग्राम नहीं है। सो एक तो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई रिजेक्शन इन द एडमिशंस, तो कीप ऑन सिद्दीक। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे अभी जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है ना, आप देखिएगा जैसे जॉइंट एप्लीकेशन के रिजल्ट आएंगे वो भी भागते फिरेंगे। हाँ। तो अभी राइट नाउ ऑप्शन है उनके पास कि अभी जॉइंट एप्लीकेशन के अलावा रोलिंग इनटेक में भी वो छोटी यूनिवर्सिटीज को जरूर ऐड करें अगर उन्होंने अपना साल सेव करना है तो। और रेलेवेंट प्रोग्राम, ओनली रेलेवेंट। हाँ, कुछ ये नहीं कि आप कह लें कि 10% प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट के आते हैं। जैसे इंजीनियर्स को तो जा सकता है एमबीए में? नो नो, नॉट Engineers पॉसिबल, भी नहीं? नॉट पॉसिबल। अच्छा। देखिए इसकी एग्जांपल ऐसी है कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ से XYZ यूनिवर्सिटी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उसने BBA कर लिया, ठीक है, ठीक है ना, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में MBA के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से सोशल साइंसेज में मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, हाँ, सोशियोलॉजी में किया, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको MBA में एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उसको एडमिशन। गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में सेम है, पाकिस्तान में भी वही है। वो बच्चा जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA कर सकता है, किसी पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स MBA नहीं कर सकता। उसके लिए उसने BBA किया होगा तो वो MBA के लिए एलिजिबल होगा। तो सेम क्राइटेरिया। इसी क्वेश्चन को, सॉरी मैंने शायद बात कर दी, इसी क्वेश्चन में लेके चलती हूँ कि एडमिशन तो शायद हो भी जाए ना, हम एडमिशन बेचने वाले लोग हैं ना ही आपने सिर्फ एडमिशन पे आपका गुजारा होना है। सपोज जी किसी ने कह दिया जी तुमने ये पढ़ा, चलो मैं तुम्हारा MBA में दाखिला करा दूंगा जी, हो जाएगा, तो ये सिर्फ एडमिशन से खुश होने वाली बात है या इस पे कोई वीजा भी लग जाएगा उसका? एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन ही बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ प्रोग्राम्स में, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपको रेलिवेंट फील्ड में ही रहना है अगर आपने यूरोप में वीजा और एडमिशन लेना है तो। यहाँ पे तो एडमिशन इज अ बिग चैलेंज। ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए, आप वही स्टूडेंट है, आप उसको उठा के फ्रांस के किसी प्राइवेट स्कूल में डाल दें, हंगरी में डाल दें, पोलैंड में डाल दें, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया में डाल दें, तो वहां पे तो वो बिजनेस के कोर्स में जा सकता है किसी भी बैकग्राउंड के साथ, लेकिन यहाँ पे वो अपनी रेलिवेंट फील्ड में ही जाएगा अगर उसको एडमिशन भी लेना है तो। क्योंकि आप ये याद रखें कि फिनलैंड का जो एडमिशन सक्सेस रेशियो है वो तो 19% के करीब था, लेकिन वीजा सक्सेस रेशियो पाकिस्तान से देखें 97.8% था लास्ट ईयर का। तो इट्स मीन कि एडमिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वीजा। एडमिशन इज इंपॉर्टेंट। यस, एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट। यस, रेलिवेंट प्रोग्राम में एडमिशन। कोई पीजीडी में अगर कहीं हो भी रहा है तो वो अपना पासपोर्ट, जिसको मैं कहती हूँ पासपोर्ट ना खराब करना प्लीज, पासपोर्ट ना खराब करना प्लीज, कहीं और भी हमने फिर आपका अप्लाई करना होता है। तो अच्छा, अब एडमिशन हो गया, ठीक है, बेहतर तो यही है कि किसी एक्सपर्ट से आप काम करवाएं, यूरोप का खुद से काम ना करें, वो काफी टेक्निकल है। इट्स नॉट लाइक यूके, इट्स नॉट लाइक अदर इंग्लिश कंट्रीज, दो बाकी कंट्रीज भी मुश्किल ही हैं, लेकिन यूरोप टेक्निकल है। तो हम वही टेक्निकल डिस्कशन के लिए सिद्दीक मिन्हास के पास बैठे हुए हैं कि टेक्निकली हमें कैसे कवर करना है अगर हम किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज, पेड सर्विसेज होती हैं, नहीं ले रहे। तो सिद्दीक और हम बताएं कि किन बातों को हम ज़हन में रखें, फिर हम वीजा डिस्कस करेंगे, और वीजा के लिए जो फाइनेंशियल एक ट्रेल एक हमने देनी होती है या स्पॉन्सरशिप लेनी होती है, उसको भी अब आप कवर कीजिएगा। देखिए, आफ्टर एडमिशन यहाँ पे भी दो बातें आ जाएगी। नंबर 1 चैलेंज जो बनेगा ना, वो बनेगा स्पाउस वीजा का। इट्स अ बिग चैलेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। आप देखें, सारी चीजें इकट्ठी नहीं मिलती। आपने स्पाउस वीजा भी लेना है, आपने कैपिटल सिटी में भी जाना है, हाँ, और आपने स्कॉलरशिप भी लेना है। ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं मिलेंगी, इकट्ठी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें, अब तो कंप्लायंस हर कंट्री ने टाइट कर दिया अपना, और फिनलैंड में भी स्पाउस वीजा जो है वो लेट आता है। इन केस अगर फीमेल मेन एप्लीकेंट है ना, तो इट्स बेस्ट आइडिया कि आप रोलिंग इनटेक में, क्योंकि रोलिंग इनटेक में एडमिशन जो है विद इन अ वीक भी आ जाता है, 15 डेज में भी आ जाता है। तो आप रोलिंग इनटेक में एडमिशन अपना प्रोसेस करें, विद इन 15 डेज 20 डेज अपना एडमिशन सिक्योर करें, और ज्वाइंट एप्लीकेशन के रिजल्ट से पहले अपना वीजा प्रोसेस कर दें।
अच्छा। यस, क्योंकि यानी कि मार्च में जाके जब 28 मार्च के बाद जब रिजल्ट आना है ज्वाइंट एप्लीकेशन का, उस वक्त तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलनी। अब जब अपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो माइग्री ये कहेगी कि जी हमारे पास तो स्लॉट्स ही नहीं है। तो मेन एप्लीकेंट को तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, स्पाउस की अपॉइंटमेंट जाके मिलनी है अगस्त में। अच्छा। यस, उस वक्त फिर एक बड़ा बिग चैलेंज आएगा कि आपने वीजा भी विन कर दिया, अब वो कह रहा है जी मैंने तो स्पाउस को अपने बगैर जाने नहीं देना, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। शुरू में वो आपकी बातों से एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं जी मेरे ये पॉइंट्स हैं, आप इन पे काम करें। क्योंकि जब स्टूडेंट आता है वो कहता है जी मैंने पैसे पे कर दिए तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए कोई भी एजेंट कितने अरसे से काम कर रहा है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की गारंटी नहीं दे सकता आपको कि जी मैं आपका हेलसिंकी में फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फिनलैंड की वीजा में है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का हरगिज मतलब जब बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपके पास 10 करोड़ की भी स्टेटमेंट है तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मीन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, आपको यहाँ पे फिनलैंड में कोई भी थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर सकती, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट के अलावा फॉर एग्जांपल मेन एप्लीकेंट का 9,700 यूरोज आपको चाहिए, वो एप्लीकेंट के अकाउंट में होना चाहिए। स्पाउस के लिए 7,600 यूरोज चाहिए, वो स्टूडेंट के अकाउंट स्पाउस के अकाउंट में भी हो सकता है, मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में भी हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है वो जो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं आपको ये प्रूव करना है कि इसका सोर्स क्या है। ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस आती हैं फिनलैंड की, वैसे तो बहुत कम रिजेक्शंस हैं, लेकिन जो रिजेक्शंस आती हैं वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे ही आती हैं। जितनी अच्छे तरीके से आप तैयारी अपने एडमिशन के लिए कर रहे हैं उतने अच्छे तरीके से तैयारी आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी करनी है। क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिजेक्शन, अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो माइग्री का एक बड़ा अच्छा काम है कि वो आपको सप्लीमेंट्स भेज देते हैं, जिससे आपका वीजा डिले हो जाता है लेकिन वीजा रिफ्यूज नहीं होता। वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे कि आपने अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम की जस्टिफिकेशन दी है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो आप स्टार्टिंग पे ऐसे करें कि अच्छे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, किसी एक्सपर्ट से मिलें ताकि वो आपको प्रॉपर जो है वो मनी ट्रेल दे। अब मनी ट्रेल की आप बात करें तो पाकिस्तान में यानी कि सबसे अजीब बात यह है कि सारे लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो लगाते हैं सोर्स ऑफ इनकम वो प्रॉपर्टी की लगा देते हैं। अब ये 2009-10 से यही पैटर्न चलता आ रहा है। जब सेम पैटर्न जो है रिपीट होता जाएगा तो एम्बेसी जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसऑन करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये तो अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो बैठ के हंसते हैं कि पाकिस्तान से किसी ने पढ़ने के लिए जाना है तो वो प्रॉपर्टी सेल करता है, और टर्की से किसी ने पढ़ने के लिए जाना है तो वो भेड़ें सेल करता है। तो ये उनके नोटिस में ये चीजें आ चुकी हैं। इस ट्रेंड को हमें चेंज करना चाहिए। आप ऐसा स्पॉन्सर यूज करें जिसके पास यानी कि पैसे हों, वो आपको अपने अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करे, उसके साथ जो है वो टैक्स रिटर्न लगे ताकि प्रॉपर आपकी मनी ट्रेल बने। मनी ट्रेल के बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यानी कि केस ऑफिसर उसको एग्री नहीं करता तो वो सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रीजन लगा के आपका वीजा रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो कब से शुरू कर दें ये फाइनेंशियल? एक तो एकेडमिक प्रोफाइल है, एक मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ फाइनेंशियल प्रोफाइल। तो कब से बनानी शुरू करें? देखिए जैसे ही आप अपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है किसी एक यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आ जाएगा, इमीडिएटली आपको अपनी जो है फाइनेंशियल प्रोफाइल पे वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि जब आपका एडमिशन आ गया, आपने ट्यूशन फी पे कर दी, आपकी अपॉइंटमेंट सर पे है, देन आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए भाग रहे हैं कि यार मेरे तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो अलाइन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ये नहीं कि आईएलटीएस और सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लाइक जिस दिन आप सोचें कि मैंने बाहर जाना है यूरोप में कहीं, स्पेशली आज बात हो रही है फिनलैंड की, तो सेम डे ही आपने अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को अलाइन करना शुरू कर देना है। बेहतर तो ऑब्वियसली करना ही है, लेकिन वो जो पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही है आपके स्पाउस के या पेरेंट्स के अकाउंट में, उसका आपने प्रूफ रखना है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जिस दिन सोचा, लाइक आपने अक्टूबर नवंबर से एक साल पहले, पिछले साल की बात कर रही हूँ, लाइक आपने 25 के नवंबर दिसंबर में सोचा, अक्टूबर में सोचना शुरू किया कि मैं इस दफा यूरोप अप्लाई करूंगा, तो आपने साथ ही अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ट्रेल को भी देखना है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, प्रूफ उसका प्रॉपर है कि नहीं है, और फिर वहां पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो मेरे पास स्टोर क्लोजिंग बैलेंस में है कि नहीं है। तो ये सब बातें समझने के लिए हमारे साथ हैं सिद्दीक मिन्हास। सिद्दीक मिन्हास, और बताएं हमें कि और किन बातों का एडमिशन के लिए तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपर्ट की सर्विसेज ले लें। अगर आप साल नहीं जाया करना चाहते, साल में एक ही सेशन है, तो एक्सपर्ट की सर्विसेज लें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप खुद करें तो वही सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं कि हम आपको थोड़े
थोड़ी टेक्निक्स बताएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बेहतर करें। एकेडमिक एंड फाइनेंशियल बोथ आर मैंडेटरी फॉर द यूरोप। ओके, रेलेवेंट प्रोग्राम होना चाहिए। इंग्लिश का कोई इंग्लिश का टेस्ट तो बता दें। इंग्लिश के टेस्ट जो है यानी कि वो ऑलमोस्ट यानी कि जो पॉपुलर टेस्ट हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। आईएल्स एक्सेप्टेबल है, पीटी एक्सेप्टेबल है, आईपीटी टोफल एक्सेप्टेबल है, होम एडिशन भी एक्सेप्टेबल है। एक यूनिवर्सिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी ले रही है। अच्छा। उसके अलावा विदाउट आईएल्स भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शंस हैं। रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क नहीं, देखिए इट्स बेटर कि अगर आप आइल्स करते हैं या पीटी करते हैं, अगर फिर भी करते हैं तो देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, लिमिटेड सीट्स हैं। हाँ, 50 यानी कि सीट्स हैं तो वहां पे 8,000 एप्लीकेशन भी लेके जा सकते हैं वो सीटें, तो इसलिए रिस्क ना लें। रिस्क ना और सेकंड एनी इंग्लिश टेस्ट। यस, सेकंड एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोग किसी बाहर के कंट्री से पढ़ के आए हैं, हाँ। जैसे यूके से पढ़ के लोग वापस आ गए, वंस अगेन वो जाना चाह रहे हैं, तो उनको आइल्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे जिन्होंने पीयू से पढ़ा, जिन्होंने यहाँ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, तो वो फंसे ना। अच्छा, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में कर लिया था ना आप लोगों ने, एमओआई पे हो जाएगा तो कोई नहीं होना। बिल्कुल एग्जैक्टली, एमओआई नहीं होना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इतनी टेक्निकल और अच्छे आंसर होते हैं कि मैं खुद घूम जाती हूँ। मैं तो खुद सीख रही हूँ ऑनेस्टली। तो ये मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस रटे थे, तो ऊपर नीचे हो गए सारे। डॉक्यूमेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। वीजा रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफिकली एक तो हमारा एडमिशन आ गया तो बहुत हाई चांसेस हो गए। इंटरव्यू वगैरह कोई होता है इसमें? देखिए, इसमें जो एम्बेसी का इंटरव्यू है ना, वो कोई इतना खास इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, एम्बेसी के इंटरव्यू में भी वो ज्यादा उनका जो फोकस है ना, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे होगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है, उसने आपको पैसे कब दिए। डेफिनेटली देखिए, उनका एडमिशन का जिन कंट्रीज में एडमिशन का प्रोसेस बहुत टफ होता है ना, वहां पे एम्बेसी का इंटरव्यू थोड़ा हल्का ही होता है, क्योंकि उन्हें बड़ा बिलीव है कि जिस स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो वो एक कैपेबल स्टूडेंट है। वो अपनी यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करते हैं। कभी भी आपका यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा ना। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हैं जो यानी कि अदर कंट्रीज में आते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, फेक इंस्टीट्यूट है, कैश विड्रॉ कर लेना उन्होंने या बाकी मामला कर लेने उन्होंने। उनको अपनी यूनिवर्सिटीज पे बड़ा बिलीव है कि एक स्टूडेंट ने अगर हमारी यूनिवर्सिटी में द बेस्ट है, ऐसे ही है। अच्छा, एक बहुत कॉमन इशू यूरोप में जो फेस करता है स्टूडेंट भी और सब लोग ही, जो भी परमिट अप्लाई कर रहे होते हैं वीजा का, अपॉइंटमेंट और मेजर मोर ओवर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं है, तो फिर उसके लिए आप हमें क्या गाइड करेंगे? देखिए, ये समहाउ इसकी एम्बेसी है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वीजा के लिए, रेजिडेंस परमिट के लिए, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही हैं मेनली, एडमिशन एंड फाइनेंशियल। यस, एंड टेक्निकली ये कि जब भी आप अपना रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन पुट करें ना, तो कोशिश करें कि जाने से आपकी अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल जो है वो 18 जनवरी की है, तो आप 15 या 14 जनवरी को डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आपने जो ट्यूशन फी पे की है 1 साल की, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अपना एडमिशन लेटर अपलोड करें, क्योंकि जब आपने वहां पे इंटरव्यू के लिए जाना है तो बेसिकली इंटरव्यू तो है ही नहीं। ठीक है ना, बेसिकली तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए होते हैं वही चेक करते हैं, तो उनकी डेट्स जो है वो चेक करते हैं कि इस डेट को आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसी डेट के डॉक्यूमेंट आपके लेके जाने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वही लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किए हैं। तो कोशिश करें कि 4-5 दिन पहले आप अपने उस पे माइग्री के पोर्टल पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ताकि आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपके नॉलेज के लिए पूछ लेती हूँ, मोफा और अपोस्टाइल कराने यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है मोफा की और अपोस्टाइल की, लेकिन हम स्टूडेंट्स को वैसे ही रिकमेंड करते हैं कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं ना, तो मोफा से अटेस्ट करवा लें, क्योंकि वहां पे जाके क्या पता आपने कोई जॉब अप्लाई करनी है तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुफा की अटेस्टेशन दें, तो इट्स वेरी टफ कि आप फिनलैंड से जो है वो मुफा की अटेस्टेशन करवाएं। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको मुफा से अटेस्ट करवाइए। जब आप आईबीसीसी एचईसी करा रहे हो तो आप साथ साथ मोफा भी करा लें, मोफा हो जाता है वो रोले खत्म हो गए पुराने जमाने में। कुछ और खास बात जो आप बताना चाहें जो हमें नहीं पता, जैसे एडमिशन और वीजा को स्ट्रेंथन करने के लिए तो आपने इतने अच्छे पॉइंट्स दिए कि मैं भी सीख रही हूँ एज यूजुअल। मैं तो खुद भी इस टाइम आपका स्टूडेंट बनी हुई हूँ कि मुझे भी सिखाएं। तो कोई खास बात जो स्टूडेंट या हमारे जो फ्रेश एजेंट्स हैं, दे जस्ट जम्प्ड इन द फील्ड, आपको लगे कि वो निगलेक्ट हो रहा है पॉइंट इस वजह से, जैसे आपने बताया कि 17% एडमिशंस आए, तो अगर 17% एडमिशन आए तो इसको कैसे मजीद स्ट्रेंथन करें? क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई, इंग्लिश भी हो गई, फाइनेंशियल भी हो गए, और क्या करें बच्चे? खास बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो डेडलाइंस हैं।
इंग्लिश की Deadlines हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। देखिए जब आपने 100 यूरो पे कर दिए ना, तो आप 1 या 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई मत करें। ये भी बताए ना, एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करें, क्लिक ना करते जाएं, क्लिक करने को नहीं कह रहे। देखिए पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है ना, वो जॉइंट एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं कि यार ठीक है, और एजेंट्स भी ऐसा ही करते हैं, स्टूडेंट भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना, और लास्ट डेट पे जाके ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी काम करना है वो आखिरी दिन में जाके करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और मिक्स एंड मैच करें, ताकि आपका पहला फेज जो है वो एडमिशन का आपका वो विन हो। एडमिशन होगा तो फिर ही वीजे का प्रोसेस होना है, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये समझे कि आपने वीजा ले लिया है, अगर आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओके है। जो बहुत मेजर क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द फाइल ऑफ फिनलैंड स्टूडेंट्स के लिए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी वर्किंग आवर्स कितने अलाउ होंगे, सदीक प्लीज हमें गाइड करें, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, और बताएं जी पीआर मिलेगी कि नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, परमानेंट रेजिडेंसी। वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो 30 वर्किंग आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं। ओए मौजा। सेकंड, अगर वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो पूरा यूरोप जो है ना, इस वक्त वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में ना हौसला नहीं है, सब्र नहीं है, हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स में वहाँ पे जॉब मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहां पे जाके बगैर थ्योरी बगैर प्रैक्टिकल के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्विच करवा सकते हैं, आपको फिनलैंड का मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना। और ड्राइविंग के साथ बहुत सारी जॉब्स जो है वहाँ पे एसोसिएटेड हैं। ड्राइविंग के लिए एज बता दें सदीक। एज तो जो है वो 18 से के बाद आपके पास पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस होना जरूरी है, हाँ, ठीक है ना। लाइसेंस आप लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स जो है उनको वो आफ्टर 6 मंथ्स अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस इमीडिएटली जाते साथ ही अप्लाई कर सकता है। और जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो बहुत सारी जॉब्स उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, मिल जाती हैं जॉब्स, लेकिन 5-6 माह उसमें लगते हैं। लैंग्वेज भी बता दो कि भाई लैंग्वेज बैरियर देखिए है तो सही, सीख के थोड़ी सी जाए ना। नहीं देखिए, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज सबसे अच्छी बोली जाती है। देखिए 2009 तक जो है वो फ्री एजुकेशन थी डेनमार्क में, 2013 तक स्वीडन में, 2018 तक फिनलैंड में, और 2022 तक जो है वो नॉर्वे में। तो फ्री एजुकेशन का पर्पस ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे और हमारे लोकल स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो वहां पे मेरे ख्याल में लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा नहीं है जो आपको रेस्ट ऑफ द यूरोप में नजर आता है, जैसे स्पेन, इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, इन कंट्रीज में बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा नहीं है। अच्छा। और फिर देयर इज अ बिग चैलेंज, अगर हम बात करें जॉब्स के हवाले से, तो हर किसी को ये कहा जाता है कि जाने से पहले कोई ना कोई स्किल तो सीख के जाएं। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, वहां पे जाके कितने लोगों को उबर की जॉब मिलेगी। छोटा कंट्री है, टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है, तो उस 50 लाख के लिहाज से आप देखें ना कितनी जॉब्स वहां पे होंगी। तो जॉब का इशू है, लेकिन मिल जाती हैं, इतना टफ नहीं है। पीआर की अगर बात करें तो रिसेंटली उनकी एक न्यू पॉलिसी आई है 8 जैन को, तो उसमें यानी कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं और साथ साथ जो है वो अपनी फिनिश लैंग्वेज के 15 क्रेडिट्स कर लेते हैं, तो वो इमीडिएटली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी कंट्री इतनी फास्ट ट्रैक पे पीआर दे रहा है। मास्टर्स कंप्लीट किया, ड्यूरिंग स्टडीज अपने 50 क्रेडिट्स पूरे किए फॉर द 15 ओनली, और फिनिश लैंग्वेज फिनिश लैंग्वेज, एंड दे कैन अप्लाई फॉर देयर परमानेंट। आज से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वैसे पहले भी फिनलैंड की जो पीआर की पॉलिसी है बड़ी लीनियंट थी कि फॉर एग्जांपल आपका ये स्टडी टेन्योर प्लस पीआर का जो आपका टेन्योर है वो पीआर प्रोग्रेशन में काउंट करते थे और आपको 6 साल गुजारने थे। बड़ी मजे की बात है। अब वो मुझे कहना ये है आपसे, यूके छोड़ फिनलैंड भाग, यूके छोड़ फिनलैंड भाग, 30 आवर्स है, पीआर मिल रही है, जॉब्स मिल जाती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, स्कॉलरशिप इतना फोकस ना किया करें, कोशिश करें मिले आपको। आपका सीजीपीए 3.7 है, आपका 3.9 है, मैंने देखे हैं बच्चे हमारे पास 4 सीजीपीए है, रेलिवेंट प्रोग्राम होना चाहिए, इंग्लिश का टेस्ट जरूर दें, तो इतनी फैसिलिटीज और इतना ब्राइट फ्यूचर इन फिनलैंड। सो मैं अब चाहूंगी, मैं कदीर सदीक से रिक्वेस्ट करूंगी कोई ऐसा हमें समराइज सा मैसेज स्टूडेंट्स को दें, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना उनको फॉलो करें। मैं बार बार कहती हूँ सर्विसेज ले लेना कहीं से। जी सदीक, कोई हमें बड़ा समराइज सा अच्छा मैसेज दें कि हमें समझ आए कि फिनलैंड की एप्लीकेशन करते हुए, हम वीजा की बात एप्लीकेशन करते हुए क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिनको स्टूडेंट को या एजेंट्स जो कर रहे हैं उनको ज़हन में रखना चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बात की भी स्कॉलरशिप की ना, तो स्कॉलरशिप तो फिनलैंड की हर यूनिवर्सिटी देती है,
किसी को अगर कोई भी स्कॉलरशिप ना मिले तो एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो अप्रोक्सीमेटली 50% तक भी जाता है, ठीक है। 6,000 यूरो से लेके 8,000 यूरो तक का अर्ली बर्ड हर स्टूडेंट को मिलता है, ओहो, चाहे ये उसका बहुत सीजीपीए 2.1 है, 2.2 है, अगर उसका एडमिशन हो गया ना तो अर्ली बर्ड जरूर मिलेगा उसको, Discount मिल यस। जाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फिनलैंड में जब आपका एडमिशन आपने सेवरल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है और अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अच्छी ऑफर का तो आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है फर्स्ट वन। अगर आपने पहला ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया तो आप इस इनटेक से गए, आपको वही ऑफर लेटर लेके चलना है। अच्छा, Yes, ठीक है। अगर आपने डिले तो नहीं हो जाता फिर उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो? अगर देखिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसको 4,000 का स्कॉलरशिप मिला है, वो बड़े स्कॉलरशिप को देख रहा है, लालच में आ गया है, ठीक है, तो अगर वो देख रहा है एक्सपायर तो नहीं होता ना? एक्सपायर होता है। अच्छा, यानी कि अर्ली बर्ड का मतलब ये है कि आपको 21 डेज के अंदर अपनी ट्यूशन फी पे करनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको 10 डेज का टाइम देती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका आगे बड़ा स्कॉलरशिप आ सकता है तो देन तो आप वेट करें। अगर आपका सीजीपीए कम है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके एडमिशन आ गया, एडमिशन भी आ गया, और अर्ली बर्ड को अवेल जरूर करें। वो 4-5-6 हजार तक का तो इजीली मिलता है, हर यूनिवर्सिटी देती है अर्ली बर्ड के। आप 20 से 21 दिनों में अपनी ट्यूशन फी एक्सेप्ट करें। विद इन 7 डेज आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप 7 डेज में ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी वो ऑफर जाया होगी, आप फिर वेटिंग पे चले गए। स्टेक में बैठे हर सूरत तो मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, वेरी केयरफुल, और बहुत इन्वॉल्व हुआ करें अपने एडमिशन पे, अपने स्पेलिंग्स खुद से चेक किया करें, एक्सपर्ट की सर्विसेज ले लिया करें, क्योंकि आपका लाइफ टाइम डिसीजन है। यूरोप में जा ही आप सब इसलिए रहे हैं कि आपको वहां पे पीआर लेनी है। तो जब हम फिनलैंड की बात करते हैं तो बहुत डिमांड में है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देखें। सिर्फ आप ये नहीं देखना मेरा 3+ सीजीपीए तो बस मैं चल रहा या मेरा हो जाना है, नहीं है जी, नहीं होना। उसके लिए आपको केयरफुली यूनिवर्सिटी से भी बात करनी है, अपने जिस एक्सपर्ट से आप काम करवा रहे हैं उससे भी बात करनी है, खुद भी देखते रहना है। यूट्यूब पे इतना रिलाय नहीं करना, सोशल मीडिया पे तो हम यही कह रहे हैं हो जाएगा, होना है जी, कोई नहीं है। सो मस्ट बी वेरी केयरफुल। शाहीन एडवाइजर का पूरा जो है ये पॉडकास्ट देखते रहें। अगर आपको समराइज क्वेश्चन देखने हैं तो वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन करने हैं जो सदीक मिन्हास ने हमें लिंक्स दिए हैं जो अप्लाई द एप्लीकेशंस, वो इसके कंटेंट में हम दे देंगे आपको। फर्दर आपको कुछ भी क्वेश्चन करने हैं तो जस्ट कमेंट, हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे एक्सपर्ट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद शाहीन टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड। थैंक यू।